देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज के स्क्रीन शेयर। आमो। सो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीएम पढ़ा था, जियोमेट्रिक मीन। तो उस पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व होगा, और अगर सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल पे हो तो कैसे सॉल्व होगा, ये दोनों पढ़ लिया था हम लोगों ने। और इसमें हम लोग का बाकी था जीएम का प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद एचएम भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये जीएम का इतना तक किया था, प्रॉपर्टीज हम लोग का बाकी रह गया था। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीएम। तो जीएम का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो जैसे कि बार बार हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज हम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो प्रॉपर्टीज वगैरह से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो फिर सम क्यों करवाते हैं, ताकि फॉर्मूला वगैरह याद रहे। ठीक है, छोटा मोटा कोई भी क्वेश्चन आए या उससे कुछ पूछे तो तुम लोग कर पाओ। इसीलिए डायरेक्ट जो 5 नंबर का क्वेश्चन दिखाता है उतना बड़ा बड़ा सम्स नहीं आता है, बस वो प्रैक्टिस के लिए, ताकि फॉर्मूला याद रहे। फॉर्मूला रिलेटेड कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे तो कर। तो जैसे कि हम पहला प्रॉपर्टी समझा रहे हैं, देखो पहला प्रॉपर्टी क्या बोला है, पहले लिखवा देते फिर ही एग्जाम्पल देंगे। पहला प्रॉपर्टी बोला है हम लोग को, हाँ बोल रहा है कि लॉगरिथम ऑफ जी, जी मतलब जीएम, फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द एम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। चल अच्छा हुआ, कल लॉग स्टार्ट किया हम लोगों ने, अभी लॉग आ गया तो मुझे लॉग पे ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है ना, मुझे बताना पड़ता है कि भाई लॉग का मतलब ये होता है वो होता है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है लॉगरिथम ऑफ जी, मतलब अगर हम लोग कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जीएम निकाले और उसका लॉगरिथम निकाले। ठीक है, तो बोल रहा है इज द एम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट इज लॉग जी 1/r समेशन लॉग एक्स। मतलब पहला प्रॉपर्टीज ये बोल रहा है कि लॉग जी, पहला प्रॉपर्टीज का जो मेन बात है वो लिख देते हैं, इक्वल 1/r समेशन ऑफ लॉग एक्स, ये बोल रहा है। ठीक है, अच्छा अब इस चीज का मतलब क्या है। अब 1/r को मुझे 1/n लिखने का हैबिट है। ठीक है, तो अगर हम 1/n लिख दे तो 1/n का मतलब भी जो है 1/r का मतलब भी वही है। ठीक है, तो अब हम लोग को सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे ले लिया 248, सबसे पहले निकालेंगे इसका जीएम। ठीक है, सबसे पहले इसका जीएम निकालेंगे। देखो क्योंकि प्रॉपर्टीज हमें क्या बोला है, लॉगरिथम ऑफ जी फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले इतना अगर पढ़ते हैं तो हम लोग को क्या निकालना है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जी यानी जीएम निकालना है, फिर उसका लॉग निकालना है। इस लाइन का मतलब ये होता है। तो ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका जीएम निकालेंगे तो 2 into 4 into 8, जीएम का मतलब क्या था, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और जितना सारा नंबर है टू दी पावर 1/n, एन का मतलब होता है जितने सारे नंबर होते हैं। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये देखो 1/n, तो यहाँ पर कितना सारा नंबर है, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो सॉल्व तो अपने हिसाब से कर सकते हैं हम लोग, मैंने बताया था तुम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हो। बाकी इसको हम डायरेक्टली कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा। अगर कुछ मुश्किल होता है तो फिर हम लोग वो 3 3 का पेयर ये सब लेने का सोचेंगे। ये आसान है, 4 into 2 8, 8 into 8 हो जाएगा 64, 64 टू दी पावर 1/3। अब इसका, हाँ 4 क्यूब अगर कर देते हैं तो फिर ये हम लोग का आ जाएगा 4 3 into 1/3। तो देखो इंडिसेस भी काम आ रहा है, एकदम प्रॉपर समय पे हमारा वो दो चैप्टर जो है सीक्वेंस में चल रहा है। हमेशा ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो अच्छा है, चलो समझने में आसानी होगा। तो ये जीएम आ गया। अब हम लोग को बोला है कि इस जीएम का क्या निकालना है, लॉग निकालना है। तो निकालो लॉग 4 निकालेंगे, इसका मतलब लॉग ऑफ जीएम निकालने बोला है ना, मतलब हम लोग को प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, लॉग निकालो जीएम का। तो जीएम कितना आया 4। ठीक है, तो लॉग ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। कल ही पढ़ा था, पावर सामने आ जाता है। ठीक है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, लॉग 2, तो 2 लॉग, ये हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का जो पहला लाइन हम लोग को बताया था उससे हम लोग का आंसर आ रहा है 2 log 2। फिर प्रॉपर्टीज में आगे क्या बोल रखा है, बोल रखा है लॉगरिथम ऑफ जी फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लिया। बोल रहा है इज द एम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब
ऑब्जर्वेशंस का क्या करना है, ए एम मतलब एरिथमेटिक मीन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन का लॉग निकालना है, फिर उससे जो आंसर आएगा उसका एरिथमेटिक मीन निकालना है। बोल रहा है कि ये अगर करते हैं तो बोल रहा है ये रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन बनेगा कि नहीं चेक करते हैं। तो पहले तो हमें एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जीएम निकाल के उसका लॉग निकालने बोला है। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस का इंडिविजुअली लॉग निकाल के उसका एम निकालने बोला है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है, 2 4 8। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है हम लोग का 2 4 और 8, इसका इंडिविजुअली हम लोग को लॉग निकालने बोला है। तो हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, इसका मतलब लॉग एक्स। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन का लॉग यानी log 2, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का लॉग यानी log 4, थर्ड ऑब्जर्वेशन का लॉग यानी log 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे log 2 तो चलो log 2 ही रहेगा, log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 2 2 log 2। log 2। log 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 log 2। ठीक है, अब इसका हम लोग को करने बोला है एम। तो एम निकालना है किसका, ये log x का एम निकालना है। तो log x जो आ रहा है उसका एम निकालने का मतलब क्या है, जो भी ऑब्जर्वेशन का हम लोग एम निकालेंगे पहले सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल, तो x का टोटल नहीं करने बोला है, बोला है x से जो log बनेगा उसका एरिथमेटिक मीन निकालने। मतलब किसका टोटल करना पड़ेगा, समेशन ऑफ log x करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एम, जितना सारा नंबर होता है। तो समेशन ऑफ log x कितना होगा, तो समेशन ऑफ log x हो जाएगा log 2 प्लस 2 log 2 प्लस 3 log 2। तो कितना आएगा, तो सब log 2 ऐड करने से कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 + 1 6, 6 log 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 log 2 डिवाइडेड बाई एन, कितने सारे ऑब्जर्वेशन पे किया है, 3 ऑब्जर्वेशन पे, तो आंसर क्या आ गया, 3 log 2। ठीक है, सॉरी 2 log 2। तो वही चीज बोला है, देखो अब हम लोग का रिलेशन क्या था, log g। तो g मतलब gm, मैंने पहले ही बोला। तो हम लोग का जो रिलेशन है उसमें मैंने तुम लोग को ये लिखवा है log g = 1/r इंटू समेशन ऑफ log x, ये लिखा हुआ है, देखो मैंने यही लिखवाया तुम लोगों से। तो log g कितना आया है हम लोग का, log g यानी log gm कितना आ रखा है, 2 log 2। और अभी मैंने बोला आर या एन कुछ भी लिख सकते हो, मेरा एन लिखने का हैबिट है जो कि मैंने यहाँ पर कर डाला, ये देखो एन लिख दिया है। ठीक है, तो 1/n समेशन ऑफ log x कितना है, वो भी 2 log 2 आया। तो बोल रहा है ये दोनों सेम होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हमें क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जर्वेशंस का जीएम निकाल के अगर हम लोग उसका लॉग निकालते हैं, ठीक है, और हर एक ऑब्जर्वेशंस का इंडिविजुअली लॉग निकाल के अगर उसका एरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो दोनों सेम, दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, ये बोल रहा है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सॉरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये बता, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है फर्स्ट प्रॉपर्टी का। बोलो समझ में आ गया। हाँ। चलो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी हमें बोल रहा है इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट से k ग्रेटर देन 0 देन जीएम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज आल्सो k। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि हम लोग ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, मान लो 9 9 9 9 9 9 9। ठीक है, अब मैंने बोला इसका जीएम निकालो, बोलो इसका जीएम कितना हो। अब ये बच्चों जैसा चीज है, बोलो जीएम कितना। इसका जीएम निकालने में जितना समय लगेगा इसका मतलब 9। उतना ही कम पड़ रहा है। 9 ही ना होगा, इसमें क्या करेंगे, मैंने कितना लिखा मुझे भी नहीं पता, 3 3 6 2 8। टू दी पावर 1/8 तो कितना हो जाएगा, 9 टू दी पावर 8 1/8। इसमें करना ही क्या है? तो इसका आंसर हो गया 9।
तो अगर मेरा सारा ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो मेरा जीएम का आंसर भी ऑब्जर्वेशंस के आंसर के साथ इक्वल होगा, ठीक है। अब 9 की जगह कुछ भी ले लो, मैंने 8 टाइम्स 9 लिखा है, तुम लोग 800 टाइम्स लिख लो, ठीक है, 9 की जगह कुछ और लिख लो। अगर मेरा सारा ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है तो मेरा जीएम भी, मतलब जीएम का वैल्यू जो आएगा वही मेरा ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू है, ठीक है। अगर ऑब्जर्वेशंस मेरा कैसा है, ऑब्जर्वेशंस अगर मेरा के है, के का मतलब ऑब्जर्वेशन मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि हर एक ऑब्जर्वेशन मैंने कितना रखा है, 9 रखा है, मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल, ऐसे लिख देते हैं, एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट से k greater than 0, then the GM of the observation is also k, ठीक है। अब k ग्रेटर देन 0 ऐसा क्यों लिखा है, तुम लोग अगर देखोगे तो ऐसा प्रॉपर्टी मीन में भी था कि अगर सारा वेरिएबल्स कांस्टेंट है तो मीन का आंसर और वेरिएबल का आंसर सेम होगा। जैसे मान लो 5 बार 2 दिए, उसका एवरेज निकालने बोला है, 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हमारा मीन में भी था, लेकिन वहां पर हम लोगों ने कांस्टेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं लिखा था, बट यहाँ पर लिखा है। इसका रीजन भी मैंने लास्ट क्लास बता दिया था, देखो यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि जीएम कभी भी नेगेटिव वैल्यूज का नहीं हो सकता है। देखो तुम लोग को ये सब चीजें ज्यादा ध्यान में रखना है, मैंने बार बार बोला है, देखो बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा कि तुम लोग को एक 5 नंबर का कोई स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करने दे देगा, तुम लोग करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमें ये सब चीजों का ही ध्यान रखना है। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि अंडर रूट कोई नेगेटिव वैल्यू सॉल्व नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेटर पे भी देख सकते हो, अगर रूट के अंदर तुम लोग कोई नेगेटिव वैल्यू दोगे, जैसे कि मैंने लिखा 64, उसका रूट लिखा 8, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा लिख देते 64 और उसके आगे माइनस लगा देते और यहाँ रूट, देखो इनवैलिड इनपुट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का कभी भी रूट नहीं होता है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूबिक रूट हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हमेशा यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया ऐसा ऑब्जर्वेशन जो कि नेगेटिव में नहीं होगा, 0 से ज्यादा मतलब सारा वैल्यू जो है पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन हम लोग जो भी वेरिएबल्स ले रहे हैं उसमें सारे ऑब्जर्वेशन अगर कॉन्स्टेंट है तो फिर जीएम भी उसका कॉन्स्टेंट हो सकता है, वही बताया सेकेंड वाला प्रॉपर्टी। अच्छा, अब थर्ड नंबर वाला प्रॉपर्टी देखो, जीएम ऑफ द, थर्ड नंबर वाला प्रॉपर्टी है, जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स is the product of their GM, that is if z equal xy equal, then GM of z equal GM of x into GM of, ये एक प्रॉपर्टी बोल रखा है, ठीक है। अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या बोल रखा है, ठीक है। चलो पहले हम लोग यहाँ पर वैल्यूज लेते हैं कुछ एक्स, ठीक है। एक्स का वैल्यू मैंने ले लिया 2, 4 और 8, और वाई भी एक ऑब्जर्वेशन लिया जिसमें मैंने वैल्यू लिया है 10, 100 और 1000, ठीक है। क्यों लिया, देखो यहाँ पर हमें एक्स वाई और जेड का बात कर रखा है, बोल रहा है कि जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, तो ये दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल्स वाई है, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, उसका जीएम निकालना है, क्योंकि क्या बोले, जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल, पहले तो ये करना है। तो प्रोडक्ट तो एक्स इंटू वाई, अब एक्स वाई को असाइन कर देते हैं चलो जेड के अंदर, ठीक है, कि जेड इक्वल एक्स वाई मान लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टीज में भी वही दिया है, बाकी जेड के जगह तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, ये एक्स वाई के जगह पी क्यू लिख सकते हो, जेड के जगह आर लिख सकते हो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स का पहले प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसका जीएम निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 इंटू 10 कितना होता है, 20, 4 इंटू 100 कितना होता है, 400, 8 इंटू 1000 कितना होता है, 8000,
ठीक है। अच्छा, अब ये सब का हमें क्या करना है, ये सब का हम लोग को निकालना है जीएम। ठीक है, मतलब 20, 40 और 8000 का जीएम निकालना है। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर जीएम ऑफ जेड, ये निकाल लेते हैं। तो जीएम ऑफ जेड का मतलब हो गया 20, 400 और 8000, और टू दी पावर जितने सारे डिजिट्स है उतना, मतलब जितने सारे वेरिएबल्स है, तो 1/n, एन यहाँ पर एक ही बार में लिख देते 3 है। ठीक है, अब 20 × 400 × 800, तो 4 2 8 8 8 हो गया 64, 64, और उसके बाद कितना सारा जीरो हो जाएगा, 3 2 5 1 6। ठीक है, टू दी पावर 1/3। अब 64 मतलब कितना क्यूबिक में, 800। 800। अच्छा नहीं नहीं 400 अच्छा। यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब करने से 64 होता है, और 6 जीरो का मतलब यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा 2 जीरो। 2 जीरो को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब देख लो 400 करके पता चल जाएगा। 400 इंटू इक्वल इक्वल 6,40,000। तो 400, अब देखो इंडिसिस काम आ रहा है, 3 × 1/3, 3 3 कैंसिल आउट हो गया 400। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी में जो पहला पॉइंट करने के लिए बोला था वो हम लोगों ने कर लिया, जीएम निकाल लिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल। अब बोल रहा है ये इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम, मतलब ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम, मतलब इंडिविजुअली उनका जीएम निकालो फिर प्रोडक्ट करो। बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम, मतलब एक्स का जीएम वाई का जीएम उसका प्रोडक्ट करना है। तो बोल रहा है वो और ये इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जीएम निकालते हैं, जीएम ऑफ एक्स। तो जीएम ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 2 × 4 × 8 टू दी पावर 1/3। तो 4। 64 टू दी पावर 1/3, हाँ 4 होगा, 4³ टू दी पावर 1/3, तो ये हो गया 4। और जीएम ऑफ वाई करना पड़ेगा, तो जीएम ऑफ वाई हो जाएगा 10, 100, 1000 टू दी पावर 1/3, तो ये हो गया 3 4 5 1 6 जीरो है, तो 10³ टू दी पावर, नहीं 10 टू दी पावर 6 होगा ना, तब तो 6 जीरो होगा। 10 टू दी पावर 6 टू दी पावर 1/3, 10 टू दी पावर 6 का मतलब ही तो 6 जीरो है। 10, 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 हो गया। 10 टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 1/3, 10 टू दी पावर 6 इंटू 1/, और 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है, अब हम लोग को बोला है ये निकाल लिया। अब बोल रहा है ये दोनों इक्वल होगा, देखो उसके बाद बोल दिया इफ z इक्वल टू एक्स वाई है देन जीएम ऑफ जेड, जो कि निकाल लिया, इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई होना चाहिए, वो तो हुआ ही है। ये देखो जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई निकाल लेते हैं। तो जीएम ऑफ एक्स 4 है, जीएम ऑफ वाई 100 है, तो ये हो गया 400। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं जीएम ऑफ जेड इक्वल टू हो गया जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ, ये बोला था ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोगों ने अभी तक 3 प्रॉपर्टी पढ़ा। पहला प्रॉपर्टी हम लोग का क्या था, पहला प्रॉपर्टी था कि अगर हमें कोई ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसका लॉग निकाल के उसका अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो उसका जीएम का लॉग और वो दोनों वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशंस का जीएम निकाल के फिर उसका लॉग निकाले, और इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशंस का लॉग निकाल के फिर उसका अरिथमेटिक मीन निकाले, तो दोनों सेम होता है। ये सेकंड वाला सबसे आसान है। अगर मेरा सारा वेरिएबल्स कांस्टेंट है तो मेरा वेरिएबल का आंसर और मेरा जीएम का आंसर सेम होगा। फिर थर्ड वाले में बोला था कि अगर हम लोग दो वेरिएबल्स ले रहे हैं फिर उसका प्रोडक्ट करके उसका जीएम निकाल रहे हैं, और इंडिविजुअली हर एक वेरिएबल का जीएम निकाल के अगर हम लोग उसका प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों इक्वल होता। अच्छा, अब फोर्थ नंबर ये देखो प्रॉपर्टीज के, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है जीएम की। जीएम ऑफ द रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स is the ratio of the GM of the two variables, that is if z equal x by y then
जीएम ऑफ जेड इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जीएम ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी इतना पता चल रहा है, जब एग्जाम्पल लेंगे तो हमें दो वेरिएबल से ही एग्जाम्पल बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम दो वेरिएबल ले, एक एक्स और एक वाई ले लेगा। एक्स का वैल्यू हम ले लेते, चलो 8, 16 और 32। ठीक है, और ये वाला ले लेते हैं 2, 4 और 8। अच्छा, अब हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है z इक्वल टू एक्स बाई वाई, ये तो दिख ही रहा है ना, तो x बाई वाई करना पड़ेगा। तो x बाई वाई कितना हो जाएगा, 8/2, 4। अच्छा, 16/4, 4, और 32/8, 4। ठीक है, तो ये z का वैल्यू आ गया 444। ठीक है, अब बोल रहा है जीएम ऑफ z, मतलब यहाँ देख के तो वही लग रहा है मुझे जीएम निकालना है z का। ठीक है, तो जीएम निकाल लेते हैं z का। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 टू दी पावर 1/3। तो 3 बार 4 मतलब 4 का क्यूब, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 3 कट गया, 4 हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है इक्वल जीएम ऑफ एक्स बाई जीएम ऑफ वाई होता है। तो इसका मतलब मुझे जीएम ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा अलग से, और जीएम ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 इंटू 16 इंटू 32 कितना होता है, 8 इंटू 16 इंटू 32, तो ये हो रहा है 4096। ठीक है, तो मुझे ये देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 4096 आएगा। तो कुछ बड़ा डेटा ही होगा, मतलब 6 से तो नहीं होगा, 5 5 तक तो 125 आता है। 7 से करके देख, नहीं होता है। 8 से करके देखते, नहीं होता है। 9 से करके देख, नहीं होगा। 10 से तो होगा नहीं। 11 से देखते, नहीं होगा। 12, मैम 16 से होगा। 16 से होगा। ठीक है, तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 16 से होगा, तो 16 क्यूब 1/3, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का 16। ठीक है, मतलब 3 इंटू 1/3 करने से हो गया 16। अच्छा, अब हम लोग निकाल लेते हैं जीएम ऑफ वाई। तो वाई में मैंने डेटा लिया हुआ है 2, 4 और 8। 2, 4 और 8 टू दी पावर 1/3। 64 ही आया है। 64 टू दी पावर 1/3, 4 टू दी पावर 3 1/3, 3 क्यूब, और सॉरी 3 और 1/3 कट गया, तो ये बच रहा है 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिखाए, मतलब हम जस्ट अभी इसी पे फोकस करके बता रहे हैं कि क्या करना है। इसके बाद जीएम ऑफ जेड बोल रहा है जीएम ऑफ एक्स बाई जीएम ऑफ वाई होगा। पहले निकाल लेते जीएम ऑफ एक्स बाई जीएम ऑफ वाई होता कितना। तो 16/4, तो ये 4 आ गया, जो कि जीएम ऑफ जेड के साथ इक्वल है। यही मेरा जीएम ऑफ जेड का भी वैल्यू है, तो बराबर हो गया। ठीक है, तो फिर प्रॉपर्टी पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जीएम ऑफ द रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल्स लिया हुआ है, एक एक्स और एक वाई। उसका क्या करना है हमें, रेशियो, रेशियो मतलब एक्स बाई वाई निकालना है। तो क्या एक्स बाई वाई तो निकाला हुआ है, नहीं नहीं, सिर्फ ये नहीं करना है। किसका रेशियो निकालने के लिए बोला है, जीएम ऑफ द रेशियो ऑफ द टू वेरिएबल्स, मतलब जीएम ऑफ द रेशियो ऑफ, मतलब जब रेशियो निकालेंगे तो सिर्फ एक्स और वाई का नहीं, जीएम ऑफ द रेशियो करना है। मतलब एक्स और वाई का जो एक्स वाई वेरिएबल्स का जो वैल्यूज है उसका जीएम निकालना है, फिर उसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो ही निकाला हम लोगों ने। ठीक है, तो जीएम का रेशियो निकालने बोला है, तो जीएम का रेशियो निकाला। इज द रेशियो ऑफ जीएम ऑफ द टू वेरिएबल्स, दैट इज इफ z इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो बोल रहा है ये रेशियो किस चीज का बनेगा, जीएम ऑफ द टू वेरिएबल्स का बनेगा। वो कैसे निकालेंगे, बोल रहा है कि एक्स बाई वाई करेंगे पहले, जिसको z में असाइन कर देंगे, फिर निकालेंगे जीएम ऑफ z। फिर बोल रहा है ऐसे करके जीएम ऑफ एक्स बाई जीएम ऑफ वाई निकालेंगे, जो कि जीएम ऑफ जेड के साथ जो है हम लोग का इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज बोला है। मतलब सीधा बात है कि अगर हम लोगों ने दो वेरिएबल्स लिया हुआ है और उसका हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, तो इंडिविजुअली वेरिएबल्स का जीएम निकाल के उसका रेशियो, और पहले ही रेशियो निकाल के फिर उसका जीएम निकालेंगे, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम होगा। ठीक है, हो गया ये हम लोग का मेनली कुछ प्रॉपर्टीज था यहाँ पर जीएम रिलेटेड, वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को जीएम निकालने दिया 3 6 12 का। ये शायद मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास करवा दिया था।
3 6 12 देखते करवाया कि नहीं करवाया है। ठीक है, अभी निकाल लो। 3 6 12 का जीएम निकाल के बताओ। है तो करवा दे रही। ठीक है, 3 6 12 का जीएम निकाल के बताओ। फोर्टीन पॉइंट 1.13। ठीक है, 3 6 12 का जीएम निकालना है। निकाल। कितना आ रहा है बताओ, तब तक और एक क्वेश्चन है वो करवाया था शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं एक बार चेक करती हूँ। ये कर लिया था, ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला कर लिया था। 2 4 8 16 ये जो दिया हुआ है। 2 3 3 2 ये वाला कर लिया था, तो ये अभी हम लोग नहीं 6 होगा। करेंगे। वो आंसर 6 होगा। इसके बाद हम लोग हार्मोनिक में निकालते हैं। तो ये कुछ डिफिकल्टीज तो था नहीं, सभी से होना चाहिए। 3 × 6 × 12 टू दी पावर 1/3। ठीक है, 6 × 3 × 12 कुछ नहीं होता है, तो कैलकुलेटर पे तो हम लोग कर ही सकते हैं। 216 कितने का क्यूब होने से 216 होगा? 6 का। 6 क्यूब। तो 6 का क्यूब कर दो, तो 3 और 1/3 कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? अच्छा, जैसे कि ये वाला किया हुआ है अभी मैंने दिखाया, तुम लोग भी अपने कॉपी में देख सकते हो। ग्रुप फ्रीक्वेंसी का जहां मैंने कैलकुलेशन सिखाया है वहीं पर ये एग्जाम्पल से ही करवाया। 14.1.2, बस वहां पर नंबर नहीं लगाया। चाहो तो तुम लोग इसमें लगा सकते हो। यही 14.1.4 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा हार्मोनी। हार्मोनिक मीन, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एच। तो इसमें कैसे करके हम लोग एच एम को कैलकुलेट करें वो समझते हैं पहले। एच एम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 हमें क्या करना पड़ेगा? देखो क्या बोला है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके बताते। फॉर ए गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन, अब ये भी बताएंगे। जैसे देखो, जीएम का मेन पॉइंट है कि नॉन नेगेटिव ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, और एचएम का है कि नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों, वो बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये सब हमारे एमसीक्यू का पॉइंट होता है। नॉन जीरो है वो नॉन नेगेटिव है। सॉरी, हाँ नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव इसीलिए क्योंकि अंडर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू सॉल्व नहीं होता है। अब यहाँ नॉन जीरो का लॉजिक क्या है वो बता देते हैं। पहले बोल रहा है कि सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब कुछ जीरो वाला ऑब्जर्वेशन नहीं चलेगा अगर हम लोग एचएम का यूज कर रहे हैं। फिर बोल रहा है हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसी लाइन को हम एक एक करके समझा देते हैं स्टेप वाइज। ये मेन पॉइंट है, मतलब कैसे करके कैलकुलेशन होगा वो यहाँ पर इसी लाइन में बताया हुआ है। ये तो बोला है कि जो भी ऑब्जर्वेशन लोगे वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला बात है, अगर हम लोग इसको पीछे से पढ़े तो ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल होना चाहिए। फिर क्या बोला है? एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस रहेगा उसका रेसिप्रोकल करो, फिर उसका क्या निकालना है? एम निकालना है, फिर उसका रेसिप्रोकल करना है। पढ़ के देख लो, इंग्लिश में वही बोल रखा है। ठीक है, देख क्या बोला है। बोला है हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द, रेसिप्रोकल होना चाहिए, लेकिन किस चीज का रेसिप्रोकल होना चाहिए? बोल रहा है कि एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब स्टेप 1 देखो, हम अपने हिसाब से लिखवा रहे हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले हमें करना है रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस का हमें रेसिप्रोकल निकालना है। फिर हमें स्टेप 2 में क्या करना चाहिए? एम ऑफ स्टेप 1 करना चाहिए। ठीक है, अब देखो वही बोला है रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। फिर एक थोड़ा सा आगे और पढ़ो, एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो एम ऑफ द स्टेप 1 यानी एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और स्टेप 3 में बोला है रेसिप्रोकल ऑफ
एम, फिर उस एम का भी रेसिप्रोकल करना है। देखो यहाँ पर वही बोला है, रेसिप्रोकल ऑफ द एम, रेसिप्रोकल ऑफ द एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो ये ऐसे लगातार पढ़ने से अगर ना समझ में आए तो इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है। पहले ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करो, फिर उसका एम निकालो, फिर उसका रेसिप्रोकल करो, तो जो आंसर आता है उससे कैलकुलेट होके आता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट होके आता है। इन जनरल इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, हम लिख देते हैं, H इक्वल एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/x। ठीक है, ये होता है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल की, ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए होता है। चलो एक एग्जांपल से पढ़ के देखते हैं कैसे होता है। एग्जांपल से करो, 5, 8 और 12। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टेप वन में क्या बोला है, स्टेप वन में बोला है रेसिप्रोकल करो ऑब्जर्वेशंस का। तो बोलो स्टेप वन का वैल्यूज क्या क्या लिखे, स्टेप वन का आंसर क्या होगा, 5, 8 और 12 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/5, 1/8, 1/12। 1/5 कॉमा 1/8 कॉमा 1/12। फिर बोला है स्टेप टू में एम ऑफ स्टेप वन निकालना है। तो स्टेप टू में लिखेंगे कैसे, इसका एम निकालना है, तो कैसे होता है? इनको मल्टीप्लाई करके टू द पावर 1/3। नहीं, उसको एम नहीं बोलते, उसको जीएम बोलते। ओ सॉरी, इसका सम करके बाई 3। 1/5, 1/8, 1/12 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया स्टेप टू। स्टेप थ्री में बोला है जो भी एम आएगा उसका रेसिप्रोकल करो। तो इसमें हम लोग एक चीज करेंगे कि पहले एम निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू निकालते निकाल सकते, बट नंबर ऑफ कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ये हो गया मेरा वैल्यू, अब इसका रेसिप्रोकल करना है। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे कितना आ 3 जाएगा, बाई 1। सम। हाँ। ये आ गया। तो अब देखो इसके साथ शायद मैच हो गया जो फॉर्मूला इन जनरल फॉर्म में दिया हुआ था। एन का मतलब क्या होता है हमेशा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और एक्स का मतलब जो भी हमारा वैल्यूज रहेगा। तो एक्स क्या है, 5, 8 और 12। तो 1/x का मतलब 1/5, 1/8, 1/12, समेशन का मतलब सबका एडिशन। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/5, 1/8 और 1/12, अब इसका एलसीएम कर सकते हो करने को, या फिर कैलकुलेटर पे सीधा निकाल सकते हो। तो हम कैलकुलेटर पे ही निकाल के दिखा देते हैं। देखो 1/5 कितना आ गया, 0.2। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर मेमोरी प्लस करके कर लेते हैं। देखो मेमोरी प्लस यूज करने आना चाहिए। तो हम लोग ये लिखने के बाद करेंगे एम प्लस, अपने अपने कैलकुलेटर में ये लिखने के बाद तुम लोग को करना है एम प्लस, फिर 1/8 कर दो। ठीक है, ये जो भी आया, फिर इसको कर दो एम प्लस, मतलब वो ऑटोमेटिकली पहले वाले वैल्यूज के साथ ये ऐड हो जाएगा। कैसे हो रहा है, वो कैलकुलेटर में बना हुआ होता है प्रोग्रामिंग, उससे हो जाता है। फिर 1/12 इक्वल जो भी आया एम प्लस। ठीक है, अब मेमोरी रिकॉल कर दिया तो कितना आ गया, 0.408333 ऐसा कुछ आ रहा है। अब हम लोग इसमें भी मेमोरी प्लस करके 3 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल कर सकते हैं। अब इस चीज को कर दिया मेमोरी प्लस, ये 0.8166 आ गया। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई ये वाला मुझे 3 डिवाइडेड बाई 0.40833। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 0.40833333 वैल्यूज है जब तक कैलकुलेटर लेगा। 7.3469, देखते हैं आया कि नहीं सही आंसर। 7.3469 ऐसे आ रहा है, देखते हैं सही वाई। अच्छा, 5/8 तो मेरा ही लिया हुआ वैल्यू, सर को हम देख लेते हैं। मैंने पहले निकाला हुआ है कि आंसर मैच हुआ है। अच्छा, मेरा पहले मैंने इसको पॉइंट में नहीं निकाला था, इसका आंसर आया था मेरा 360/49। देख लेते सेम वैल्यूज है कि नहीं। हाँ सेम है, 360/49। अगर एलसीएम करके करोगे तो ये आ गया। तो मेमोरी प्लस करके करोगे तो जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को एच एम कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट है कि सारे ऑब्जर्वेशंस नॉन नेगेटिव होने चाहिए। इसका लॉजिक क्या है, ऑब्जर्वेशंस नॉन
नेगेटिव भी होना चाहिए, बिना नॉन नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस के ये HM कभी कैलकुलेट नहीं हो सकता है। रीजन ये है कि जब रेसिप्रोकल होगा, तो मान लो कि कोई ऑब्जर्वेशंस है, नॉन नेगेटिव लिख दिया भाई, नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो, ठीक है। तो मान लो हम लोग को कोई ऑब्जर्वेशंस दिया है लाइक 5, 0 और 12, और हम लोग को बोला है फाइंड HM, ठीक है। तो हम लोग का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लोग करेंगे रेसिप्रोकल, तो 5 को लिखेंगे 1/5, 0 को लिखेंगे कितना, नीचे कुछ नहीं, वन मतलब बाई हमेशा, जीरो तो 1/0 हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। तो 1/0 हो जाता है अनडिफाइंड। अभी भी मैथ्स में ये कैलकुलेट नहीं हुआ है कि 1/0 कैसे निकलेगा, और 0/0, ठीक है। ये सब अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो अनडिफाइंड है इसीलिए। तो क्योंकि 1/0 मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसीलिए बोल रहा है कि जीरो वैल्यू से कभी भी HM नहीं निकाल सकते, क्योंकि HM का जो प्रोसेस है रेसिप्रोकल करने का, वो करने पे मेरा अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा, जीरो वाला ऑब्जर्वेशन, इसीलिए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये हम लोग का हो गया HM में डिस्क्रीट वेरिएबल के फॉर्मूले से मैंने बता दिया। अच्छा, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी होने से क्या फॉर्मूला होगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में HM इक्वल टू हो जाएगा n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, सॉरी एन, एन नहीं लिख के यहाँ पर ना हम एफ लिख देते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी होता है, समेशन एफ हो जाएगा। या फिर इसको कैपिटल एन लिखते हैं, बहुत से लोग स्मॉल एन भी लिखते हैं, लेकिन लेने को फ्रीक्वेंसी लेना है, क्योंकि लॉजिक है जितना फ्रीक्वेंटली वो ऑब्जर्वेशन ऑकर होगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसका लॉजिक भी समझा देते हैं कि फॉर्मूला ऐसा क्यों बना हुआ है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 4, 6 और 10, यही वाला ले लेते हैं, ये वाला 14.1.16, 14.1.16, 2, 4, 8 और 16 था, 2, 4, 8 और 16, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, ठीक है। अच्छा, हम लोग को क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन निकाल के देना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम लोग को करना क्या होता है कि हमारे ऑब्जर्वेशंस का हम लोग को रेसिप्रोकल, सबसे पहला स्टेप वही होता है, ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल निकालना है। तो बोलो, अगर मेरा फ्रीक्वेंसी नहीं होता तो हम 2 की जगह कितना लिखते, 1/2, 4 के जगह कितना, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होता तो फिर मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल होता तो एक्स रहता ना वहां पर, एक्स वैल्यूज। तो 2 के जगह 1/2, 4 के जगह 1/4, 8 के जगह 1/8, 16 के जगह 1/16, लेकिन 2 तो 2 टाइम्स है, तो 1/2 को कितना लिख दोगे, 2 तो टू 2 बाई टू टाइम्स है, 1/2 को नहीं, 2/2 नहीं होता है, 2 को कितना लिखेंगे, अगर 2 2 टाइम्स है, 2/2 का मतलब 1 होता है, ये क्यों होगा, फोर 2 बाई टू मेरा 2 नहीं, 4/2 कंसेप्ट के साथ 2 मेरा 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 2 को मुझे रेसिप्रोकल के हिसाब से लिखना है, तो मेरा 2 का रेसिप्रोकल अगर 1/2 है, तो ऐसा मुझे कितना बार लिखना पड़ेगा, 2 अगर 2 बार है तो ऐसा मुझे कितना बार लिखना पड़ेगा, दो बार। 2 बार। 2 बार, तो 1/2 और 1/2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 4 अगर मेरा 3 बार है, तो मुझे 1/4 कितना बार लिखना, 3 बार। 8 अगर मेरा 3 बार है, तो 1/8 मुझे कितना बार लिखना चाहिए, 3 बार। 16 अगर मेरा 2 बार है, तो 1/16 मेरा कितना बार होना चाहिए, 2 बार। अब इस चीज को अगर हम जो है मतलब इसको समरी करके लिखे, तो 1/2 2 बार नहीं लिख के हम लोग कितना लिख सकते हैं, बोलो। 2 × 1/2। हाँ, एक पॉइंट नहीं आएगा, ये देखो, मतलब मेरा 1/2 अगर 2 टाइम्स है, तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/2, 2/2 इसीलिए आएगा, ठीक है, 2/2 इसीलिए आएगा। इसके बाद 1/4 अगर मेरा 3 टाइम्स है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 3 × 1/4। 1/4। और अगर 1/8 3 टाइम्स है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 3 × 1/8।
और अगर 16 1/16 टू टाइम्स है तो उसको कितना बार लिखेंगे, 2 इंटू 1/16। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मूले के हिसाब से f/x हो रहा है, मतलब समझना भी तो पड़ेगा क्यों f/x हो रहा है। ठीक है, तो f/x इसीलिए हो रहा है क्योंकि 1/2 मेरा टू टाइम्स है, तो 2 इंटू 1/x, मतलब f/x इसीलिए आ जा रहा है। तो फिर ये आ गया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि मेरा नॉर्मल देखो डिस्क्रीट वेरिएबल, उसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस का जो है रेसिप्रोकल निकालना है, वो तो मैंने कर लिया, ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल निकाला। अब ये फिर इंटू इंटू क्यों लिखा है, क्योंकि कोई चीज दो बार है, कोई डेटा तीन बार है, कोई डेटा तीन बार है, फिर से कोई डेटा दो बार है। तो इसमें मेरा कौन सा स्टेप कंप्लीट हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है, मुझे रेसिप्रोकल डेटा का क्या निकालना है, एवरेज। ठीक है, तो मुझे रेसिप्रोकल डेटा का अगर एवरेज निकालना है तो उसको हम लिखेंगे कैसे, पहले ये बोलो। अगर मुझे रेसिप्रोकल डेटा का एवरेज निकालना है तो रेसिप्रोकल डेटा कितना है, 2/2, 3/4, 3/8 और 2/16 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, कितना करेंगे एवरेज निकालने के लिए, 10 होगा। ठीक है, 10 क्यों, क्योंकि मेरा 2 को तो मैंने हाँ 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 ऐसे करके लिखा है, तो ये समेशन एफ का वैल्यू हमेशा आता है, तो ये 10 हो जाता है। ठीक है, ये 10 हो गया। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, समेशन एफ बाई एक्स निकालना चाहते हैं, डिवाइडेड बाई समेशन एफ करना चाहते हैं। ये तो मेरा समेशन एफ बाई एक्स है। अब इसका टोटल हम लोग करें या फिर ऐसे ही लिखे, वो हमारा मन है। यहाँ आके भी कर, यहाँ पर भी लेके डेटा कर सकते हैं, एक बार यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा है, ये नीचे का हटा देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल में भी करते हैं। डिस्क्रीट और इसमें कुछ फर्क नहीं होता है, बस नंबर ऑफ डेटा अगर रिपीट करता है तो हम लोग उसका शॉर्टकट निकाल लेते हैं बाय यूजिंग एफ या डब्ल्यू। ठीक है, वेटेड भी उसी का मतलब ही होता है। तो ये हो गया। तो हम लोगों ने स्टेप 2 तक कर लिया। देखो स्टेप 2 में क्या है, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू, ये स्टेप 2 हो जाएगा। लेकिन ये तो आंसर नहीं होगा। स्टेप 3 क्या होगा, जो न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब स्टेप 2 का रिवर्स होगा। तो हम लोग नॉर्मली नीचे 10 लिख रहे थे, ऊपर ये सारा वैल्यूज। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर 10 लिखेंगे, नीचे ये सब वैल्यूज लिख देंगे। बोलो, आ गया समझ में। हाँ मैम। तो ये 10 हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल और एफ बाई एक्स का टोटल, तो 2/2 हो गया, 1/4। कैलकुलेटर में कर सकते हैं, मेमोरी प्लस से भी कर सकते हो, मैंने सिखा दिया है। 0.25 होगा, 1/8 का मतलब कितना आता है, 0.125, 1/4, 1/8, 0.125 आता है, और 1/60, 0.6, 0.625। अब सब ऐड कर देंगे, 0.125। अगर मेमोरी प्लस करोगे तो अलग से ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने वो अभी किया नहीं। 10 डिवाइडेड बाई 1.4375, 10 डिवाइडेड बाई 1.4375, 6.95। लेकिन आंसर तो मैच नहीं हुआ, तो मेरा क्या गलत होगा। मैम वो आप 3/4 होगा, 3/8 होगा, बस एक ही होगा। कौन सा बोला, ओ अच्छा ये, और 3/, लिखा ही नहीं किसी जगह पे, 3/4, 3/8, और ये भी तो 2/16 हो, ही गलत हो गया। 3/4, 3/8, 2/16, 3/4, 0.75 होगा, ये भी गलत। 75, 3/8, 375, 2/16, 0.125 प्लस 0.375 प्लस 0.75 प्लस 1,
0.25, 10 डिवाइडेड बाई 0.25। हाँ, अब आ गया 4.444। 4.444 ये चलता ही जा रहा है, तो इसके लिए ऊपर हम लोग बार का साइन लगा सकते हैं। इसका मतलब ही होता है कि 4.444 चलता जा रहा है। अच्छा, तो ये हम लोग का हो गया। एच एन ग्रुप फ्रीक्वेंसी के केस में कैसे कैलकुलेट होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल रहा तो कैसे कैलकुलेट होगा। अब एच एन का प्रॉपर्टीज पढ़िए। एच एन का प्रॉपर्टी तो, एक प्रॉपर्टी तो जीएम के साथ एकदम मैच करता है, वही कांस्टेंट वैल्यूज वाला। अगर मेरा सारा वेरिएबल कांस्टेंट है तो मेरा जो वैल्यू एच एम, वो मेरा वेरिएबल्स के वैल्यू के साथ इक्वल होगा। मतलब इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस taken by a variable are constant say k, then the hn of the observation is also k। ठीक है, इसमें k ग्रेटर देन 0 लिखने का जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगे कि इसमें हम लोग क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि देखो इसमें नेगेटिव वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन है -2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम लोग रिवर्स करके सब कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होने से अनडिफाइंड हो जाएगा जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए k ग्रेटर देन हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि सारा वैल्यू 0 से ज्यादा ही हो। नेगेटिव वैल्यू से भी एचएम कैलकुलेट होगा, बस जीरो वाला वैल्यू नहीं चाहिए। मतलब अगर चाहो तो लिख सकते हो कि के नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ऑलवेज। ठीक है, इसी का मतलब होगा कि सारा ऑब्जर्वेशन हम लोग का मतलब 0 नहीं होके बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग कोई वैल्यूज ले लेते हैं। चलो एक आसान सा वैल्यू ले लेते हैं, 222, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसका अगर हम लोग एच एम निकालेंगे तो प्रॉपर्टी तो बोल रहा है बिना कैलकुलेट किए कि एच एम का आंसर 2 हो जाएगा। वही बोल रखा है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टेकन बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट, तो 2 कांस्टेंट से के, तो यहाँ पर के का वैल्यू कितना है, 2 है। देन द एच एम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो के, यानी 2 होगा। तो हम लोग चेक करके देखते हैं एच एम 2 होगा कि नहीं। तो अब देखो, इतना बार सीखा आया मैंने यहाँ पर, तो अलग अलग हमें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके लिखना जरूरी नहीं होता है। तो हम लोग एक ही बार में लिख देंगे। एच एम कैसे निकाला जाएगा, तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे वो ऊपर चला जाएगा 3, और सारे वेरिएबल्स का 1/2 करके लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3। 1/2 1/2 ऐसे करके हम लोग का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 1/2। इसके जगह तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना, या फिर चाहो तो एलसीएम कर लो, एक ही बात है। अगर कोई बोलेगा कि ये समझ में नहीं है, समझ में आना तो चाहिए, नहीं आने वाला 2/3, तो आंसर 2 ही आएगा। वही प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। तो सेम प्रॉपर्टी फॉर जीएम, सेम प्रॉपर्टी फॉर एचएम। ठीक है, तो सिमिलर चीजों को ध्यान में रखो, याद रखने में आसानी हो। फिर जैसे कंबाइन मीन पढ़ा था, अगर तुम लोग को याद है तो, ठीक है, कंबाइन मीन पढ़ा था कि दो ग्रुप, जैसे कि स्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड वर्कर पे एक क्वेश्चन था, मेल फीमेल वर्कर पे एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर हम लोग को कंबाइन एचएम निकालने बोले तो वो कैसे होता है, तो बोल रहा है कि इफ देयर आर टू ग्रुप्स, तो कंबाइन का बात तभी आएगा ना जब एक से ज्यादा ग्रुप में डेटा होगा, विथ n1 एंड n2 ऑब्जर्वेशंस एंड h1 एंड h2 as respective hm, then the combined hm
is n1 plus n2 divided by n1 by h1 plus n2 by h2 ऐसे होता है। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझा ले रहे हैं एग्जांपल। देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं कि कंबाइन ईचेम का फॉर्मूला ये क्यों किया। ठीक है, हम पहले नॉर्मल वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, तो हम ले रहे हैं एक्स वेरिएबल। ठीक है, उसमें हम ले रहे हैं यहाँ पर 5, 8 और 12। ठीक है, और एक ले लेते हैं वाई 4, 6 और 10। ठीक है, ये ले लें। अच्छा, अब ये देखो वैल्यूज हम लोग ऑलरेडी इसका कैलकुलेट किए हैं शायद। देखते हैं ये देखो 5, 8, 12 पहले किया था ना कैलकुलेशन, तो मैंने यही वाला वैल्यूज लिया। इसका आंसर आया था 7.3469, मतलब 7.35। मतलब अगर हम लोग एच एम ऑफ एक्स निकालते हैं तो मेरा आ जाएगा 7.35। कैलकुलेट किया हुआ है इसीलिए मैंने लिख दिया। और y मैंने लिया है 4, 6 और 10, तो 4, 6 और 10 भी किया था शायद। नहीं किया। ठीक, अभी कर लेते हैं। 4, 6 और ये निकाल लेते हैं। 4, 6 और 10 का हम लोग जो है एच एम निकाल लेते हैं। एच एम ऑफ वाई, तो 4, 6 और 10 का एच एम कैसे निकालेंगे? 3 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10, तो कितना आ जाएगा? तो 1/4 कितना होता है? 1/4 0.25, 1/6 0.1617। ठीक है, 2 डिजिट ही ले रहे हैं, और ये हो जाएगा 0.10, 1/2। हाँ, प्लस 0.17 प्लस 0.25, तो ये हो गया 0.52। 3 डिवाइडेड बाई 0.52, 5.769 आ रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं 5.77 ले लिया मैंने। ठीक है, तो मैंने दोनों का अलग अलग एच एम निकाल लिया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग H1 और H2 निकाल चुके हैं। जो X का एच एम आया इसको हम लोग बोलेंगे H1, और जो Y का एच एम आया इसको हम लोग बोल देते हैं H2। मतलब हार्मोनिक मीन 1, हार्मोनिक मीन 2 निकल गया। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो N1 का मतलब क्या होता है? N का मतलब हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और अगर N1 लिख दिया है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 1 हो जाएगा। सेम यही चीज हम लोग कंबाइंड मीन में भी लिखे हुए हैं, अगर तुम लोग देखो कॉपी में लिखा हुआ ग्रुप 2 का। ठीक है, तो एक जो ग्रुप है उसमें कितने सारे ऑब्जर्वेशन है? 3, और इसमें कितने सारे हैं? 3, 3 प्लस 3 6 हो गया। ठीक है, N1 का मतलब 3, N2 का मतलब 3, H1 का मतलब आया है 7.35, और H2 का मतलब आया है 5.77। ठीक है, 5.77। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हो गया 6। ठीक है, अच्छा अब ये कैलकुलेट करते, 3 डिवाइडेड बाई 7.35, 0.4081, तो हम इसको लिख देते हैं 0.41, और 3 डिवाइडेड बाई 5.77, तो ये आंसर आ जाएगा 0.519, मतलब 0.52। तो 6 डिवाइडेड बाई 0.3 और 9, तो 6 डिवाइडेड बाई 0.93, यानी कि 6.4
6.45 आ रहा है, 6.45 आ रहा है। तो ये तो मैंने पूरा फॉर्मूला पे बेस करके कर दिया, ठीक है, कि मेरा अगर दो ग्रुप डेटा है, जैसे कि एक्स और वाई नाम दिया है, फिर अगर उसका हमें एच एम निकालना है दोनों का, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, N1 प्लस N2, तो N1 है 3, N2 भी है 3, फिर N1 बाई H1, N2 बाई H2, दोनों का H1 और H2 निकाल लिया, फिर इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया है मेरा 6.45, ठीक है। लेकिन इस चीज को हम अगर बिना फॉर्मूले के इसको समझाना चाहे कि क्यों ऐसा फॉर्मूला बना है, तो वो हम समझा देते। देखो फॉर्मूला ऐसा क्यों बना होगा। अच्छा, एक बार देखते हैं कि ये एग्जाम्पल यहाँ है कि नहीं। नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से ही करें। तो अब हम इसको समझाएंगे। तो देखो हम लोग के पास इसका मतलब टोटल वेरिएबल्स कितना है, अगर हम इसको ऐसे ही देखना चाहे तो मेरे पास टोटल वेरिएबल्स है दोनों ग्रुप में मिला के कुछ ये, ठीक है, 5, 8, 12, 4, 6, 10। तो ये दो अलग अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहला 3 ग्रुप 1 में, उसके बाद ग्रुप 2 में। तो कंबाइन करने का मतलब है दोनों को मिला के एचएम निकालो, जिसका एक फॉर्मूला दे दिया जिसपे हम लोगों ने निकाला है। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं होता तो हम लोग कैसे निकालते, तो इसका मतलब अगर सब मिला के ही मुझे निकालना है, तो इसका मतलब हो गया मुझे टोटल 6 वेरिएबल्स का एच एम निकालना है। तो 6 वेरिएबल्स का एच एम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 6, नीचे कितना आ जाएगा 1/5, 1/8, 1/12, 1/4, 1/6 और 1/10, ठीक है, ये आ जाना चाहिए। अब देखो सेम आंसर आता है कि नहीं आता है, तो 6, 1/5 का मतलब कितना होता है, 1/5 का मतलब होगा 0.2, 1/8 का मतलब कितना होगा, 1/8 का मतलब हो जाएगा 0.125, 1/12 का मतलब हो जाता है 0.0833, 0.0833, ऐसे बोल रखा है। 1/4 ऑलरेडी किया हुआ है, ये देखो 0.25, 1/6 0.17 और 1/10 0.10। अब सबका टोटल करेंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 0.2, ये प्लस है, ठीक है, ये 0.2 प्लस 0.125 प्लस 0.083 प्लस 0.25 प्लस 0.17 प्लस 0.1, 928, 6 डिवाइडेड बाय 0.928, तो ये आ रहा है हम लोग का 6 पॉइंट, ये देखो सेम आंसर आ गया 6.465, तो 6.465 ये लिख दिया। अगर तुम लोग बोलोगे कि एग्जैक्ट तो मैच नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, देखो क्योंकि यहाँ पर मैंने 9 to 8 से डिवाइड किया और यहाँ पर मैंने 2 डिजिट लिया था 9 3 से। तो अगर हम 9 to 8 को 2 डिजिट में 9 3 कर देंगे, एकदम सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूले को मैच करवाओ, कैसे मैच होगा, तो जो ऊपर हम लोगों ने लिखा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखा है, तो 3+3 का मतलब भी तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है, ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 1 और ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 2, ठीक है। फिर हम लोगों ने निकाला है क्या, देखो ये जो हम लोगों ने 7.35 निकाला था, ये एच एम निकाला था, तो एच एम कैसे करके आएगा, तो एच एम कैसे करके आएगा, ये 7.35 एच एम कैसे करके आया है 5, 8, 12 का, तो ये देखो 5, 8, 12 का कैसे आया, 3 डिवाइडेड बाई 1/5, 1/8, 1/12 करके आया है, ठीक है। मतलब इसका वैल्यूज तो ऐसे करके आया है ना, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया, इसको अगर हम यहाँ प्रेजेंट करते हैं तो अच्छा होता। चलो यहाँ पर लिख के दिखा दें, एच एम ऑफ एक्स ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1/5, 1/8 और 1/12, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 1/5, 1/8, 1/12 भी तो लिखा है, प्लस क्या लिखा है 1/4, 1/6, 1/10। मतलब हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो 7.35 आया है वो कैसे आया है, 1/5, 1/8, 1/12 और उसके ऊपर 3 3 सॉरी, ये 3 तो बाद में लिखा है, ये सब मिला के आया है हम लोग का कितना 7.35। तो मैंने भी वही लिखा है 1/5, 1/8, 1/12 और 1/4, 1/6, 1/10, ये देखो 1/4, 1/6, 1/10, तो ये आ जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूले को स्प्लिट करते हो, ये फॉर्मूले को अलग से, ठीक है, तो 3
3 डिवाइडेड बाई ये जो लिखा है इसके जगह हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3+3, जस्ट समझाने के लिए बोल रहे, तुम लोग अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये करने से ये वैल्यूज को अगर हम लोग निकाल रहे हैं 1/5 1/8 1/12 और यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई ये करने से 7.35 आएगा। मतलब ये जो एक्स्ट्रा 3 है उसका मतलब समझा रहा है, देखो तो फॉर्मूले में तो एक 3 है ही, मतलब n1 के लिए तो 3 लिखोगे ही, बाकी HM निकालने के लिए 3 डिवाइडेड बाई ये वाला, ये बात समझना जरूरी है, तब फॉर्मूले का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो n2 का मतलब फॉर्मूले के हिसाब से 3 तो है ही, और HM निकालने के लिए 3 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10। ठीक है, अब ये 3 और ये 3 कट जाएगा, देखो अगर रिवर्स करोगे तो एक ये 3 के साथ ये 3 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, मतलब हम एक दिखा देते हैं, तो 3+3 6 हो जाएगा। 3 इंटू 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 के साथ ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 6 डिवाइडेड बाई 1/5 1/8 1/12, और इधर से बचेगा 1/4 1/6 1/10 प्लस कर करके। ठीक है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला क्यों बनाया जाता है, ताकि हम लोग शॉर्टकट में कर सके। ठीक है, लेकिन हम एक्सप्लेन इसीलिए कर रहे हैं ताकि तुम लोग समझ जाओ। तो n1 प्लस n2 तो क्लियरली दिख रहा है, 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है जिसको दो ग्रुप में 3+3 लिखा गया है। अब 7.35 कैसे निकला है, 3 डिवाइडेड बाई रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन लिख के, मतलब ये पूरा लिख के आया है। तो फॉर्मूले में ना ऊपर 3 एक दिया गया है ताकि उस चीज को जो है कैंसिल आउट किया जा सके, क्योंकि यहाँ नीचे डिवाइडेड बाय 7.35 लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, मतलब HM लिखने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 आ रहा है यहाँ पर n1 से डिवाइड करने बोला है, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में कट जाता है, तो सेम आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमें ग्रुप में करने बोले तो फॉर्मूला इसीलिए ताकि हम लोग जल्दी कर पाए। बाकी फॉर्मूले को एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा 3 जो है वो एक्चुअली कट जाएगा जब हम लोग HM ऑफ x लिखेंगे, मतलब 3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि HM निकालने के लिए तो मुझे जब 7.35 निकालना है तो थोड़ी ना हम सिर्फ 1/5 1/8 और 1/12 करके निकाल पा रहे, नहीं 3 डिवाइडेड बाय 1/5 1/8 1/12, मतलब इस चीज का मतलब सिर्फ 1/5 1/8 1/12 नहीं है, 3 डिवाइडेड बाय 1/5 1/8 1/12 है। तो उस 3 के साथ ये फॉर्मूले का 3 कट जाता है, तो 3 का इम्पैक्ट नहीं आता है। जब हम लोग फॉर्मूले को नॉर्मल एक्सप्लेन कर रहे हैं तब तुम लोग देख सकते हो यहाँ कुछ 3 का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, जितने ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सारे ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल करके निकाल लिया। तो वैसे तो देखो अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी भी दे तो तुम लोग नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन फॉर्मूला पता होना जरूरी है, क्योंकि कब कौन सा फॉर्मूला से क्या क्वेश्चन दे दे वो हमें नहीं पता ना। सारे चीज मिसिंग, अगर सारे चीज ना रहे तो कैसे करोगे, कुछ मिसिंग रहा हमें फाइंड आउट करना पड़ा, तो बिना फॉर्मूले के हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया हम लोग का HM का प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी HM का, दो ही प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से रिलेशन बिटवीन AM GM और HM पढ़ने वाले हैं कि AM GM और HM में रिलेशन क्या हो। रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, दो रिलेशन यहाँ लिखना पड़ेगा। इफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर सेम और कांस्टेंट, तो AM इक्वल टू GM इक्वल टू HM हो जाए। और अगर इफ set of observations are distinct, तो AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM होगा हमेशा। अच्छा, तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं। चलो, जैसे पहले हम
10 10 10 ये एक ऑब्जर्वेशन ले लिया, ठीक है। तो ये कौन सा है, सेम या फिर कांस्टेंट, जो भी बोलो। तो इस केस में बोल रहा है अगर इस ऑब्जर्वेशन से एम निकालोगे, जीएम निकालोगे, एचएम निकालोगे, सभी का वैल्यू सेम आएगा। तो ये तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में ही पढ़ रखा है। बाकी अगर कोई बोलेगा कि मुझे कैलकुलेट करना है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम कैसे निकलेगा, 10। जीएम कैसे निकलेगा, 10 into 10 into 10 to the power 1/3, यानी 10 to the power 3 1/3, यानी 10 to the power 3 into 1/3 10, ठीक है। और एच एम कैसे निकले, एच एम हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, और 3 बार 1/10 का मतलब 3/10 होता है। तो 3 into 10/3 यानी 10 हो गया। तो इससे प्रूव हो गया, जो एम का वैल्यू आया वही जीएम का आया, वही एचएम का आया। तुम लोग कुछ भी वैल्यूज लेके कर सकते हो। मैंने एक आसान सा वैल्यू लिया जिसमें कैलकुलेशन जल्दी होगा, 10 10 10 लिया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर डिस्टिंक्ट हुआ मेरा ऑब्जर्वेशन, तो बोल रहा है एम का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद जीएम और उसके बाद एचएम, ठीक है। वो भी हम लोग चेक करते हैं। हम एक छोटा सा डेटा ले रहे हैं, 2 और 4, बस दो ही डेटा लिया है, ठीक है, 2 और 4। तो इससे एम निकालेंगे पहले। तो 2 + 4/2, 6/2, यानी 3। फिर जीएम निकाल लेते हैं, 2 into 4 to the power 1/2, क्योंकि दो वैल्यूज है। तो 8 to the power 1/2, 8 का मतलब 2 to the power 3 into 1/2। एक काम करते हैं, इसको हम 8 to the power ½ है, तो 8 का स्क्वायर रूट कर देते हैं, 2.828, ताकि कंपेयर करने में आसान हो, ठीक है। मैंने जो वैल्यू लिया है ना, उसमें पॉइंट में ही आंसर आ रहा है, 2.8284। और एच एम 2 / ½ प्लस 1/4, तो ½ प्लस 1/4, तो एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 2 + 1, और ये 2, 3/4, तो 2 into 4/3, 8/3। तो 8/3 कितना, 2.67, 2.67, ठीक है। तो फिर देखो, सबसे बिगेस्ट वैल्यू एम का आया जो कि 3 है। फिर उसके बाद जीएम का आया जो कि हम लोग का 2.828 है, और ये 2.67 है। तो उसके बाद आ रहा है एचएम। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी, ये रिलेशन प्रॉपर्टी जो है, ये तीनों का रिलेशन का बता रहा है कि अगर एम जीएम एचएम हम लोग तीनों निकाले, तो अगर मेरा वेरिएबल्स जो है वो कांस्टेंट है, तो तीनों का वैल्यू इक्वल आएगा। और अगर जो वेरिएबल्स है वो मेरा डिस्टिंक्ट है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू एम से निकलेगा, फिर उसके बाद जीएम, फिर उसके बाद एचएम। यहाँ तक समझ में आए? हाँ मैम। ठीक है, हाँ मैम। ठीक है। देखो, अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि कंप्यूट एम जीएम एंड एचएम फॉर द नंबर 6 8 12 36, ये निकालने के लिए बोला है, तो निकालो। तो ये डिस्टिंक्ट है सारे वैल्यूज, तो फिर सबसे बिगर वैल्यू किसका है, एम का, उसके बाद जीएम का, उसके जीएम बाद एचएम का, ठीक है। एचएम। तो निकाल के देखो, ये जस्ट कैलकुलेशन के लिए दे रहा है कि तुम लोग कैलकुलेशन सही से कर पा रहे हो कि नहीं, वो चेक करते हैं। चलो, तो वेरिएबल्स है 6 8 12 और 36। फाइंड एम जीएम एंड एचएम, निकालो, तीनों वैल्यूज निकालो। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वेटेड एवरेज।
AM तो 15.5 है। ठीक। कैलकुलेटर पे कर देना चाहिए। 12 प्लस 8 हो गया 20, 26 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 15 कौन। GM है 12। हम्म टी पावर 1 बाई, तो कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 36। ये जितना भी आया 2 बार स्क्वायर रूट कर दो, 1/4 का होता है। एक बार 12, ठीक है। ये इसीलिए क्योंकि 1/4 को हम लोग हाफ होल टू दी पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर 2 बार स्क्वायर रूट इसीलिए, मतलब इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ टू दी पावर 1/2, तो 1/4 हो जाएगा वही। तो जब 1/4 रहेगा तो कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा 2 बार स्क्वायर रूट। अब नीचे निकालो। HM 9.93। 9.93, हाँ ठीक। 4 divide 1/6, 1/8, 1/12, 1/36। 1/6, 0. हम 2 डिजिट ले गए, 1/7 ले लिया, 1/8, 0.125। ठीक है, तो फिर 3 डिजिट ले लेते, क्योंकि ये 125 आ रहा है, तो 167 ले, और 1/12, 0.8, 0.08, 0.083, और 136, 1/36, 0.27, 0.027, 77 मतलब 8, 0.167। लेकिन ये मेमोरी प्लस करके करना चाहिए, तुम लोग को हैबिट करना चाहिए, तभी एग्जाम में जल्दी हो पाए। 0.083, 0.023, 0.403, 4 divided by 0.403, 9.925, यानी 9.93 अप्रोक्सीमेटली यार। सारा आंसर इन लोग का मैच है। अच्छा, वेटेड एवरेज तो पढ़ेंगे, वो बीच में दे दिया, बट एक और रिलेशन बाकी है हम लोग का। ये देखो, एम जीएम और एचएम में और एक रिलेशन होता है, एम इंटू एच एम इक्वल टू जीएम स्क्वायर होता है, वो भी लिख देते हैं पहले, फिर उसके बाद वेटेड एवरेज में चलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और रिलेशन दिया, एम इंटू एच एम इक्वल टू जीएम का स्क्वायर होगा हमेशा। ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोग का जगह है तो तुम लोग यहीं पर इसके नीचे भी लिख सकते हो। मेरा तो यहाँ जगह है, हम यहीं पर लिख देते हैं। एक ही जगह पे रहेगा सब सारे, तो मैंने इधर लिख दिया, तो यहाँ लिखना। यहाँ थर्ड नंबर पे एम इंटू एच एम इक्वल टू जी एम का होल स्क्वायर, ये भी लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये एक और रिलेशन होता है, तो इस पे एक क्वेश्चन है, वो देख लेते 14.1.1, यहाँ से हटा देते क्योंकि वहां लिखा है 14.1.1। Given two positive numbers A and B, prove that A H equal to G square. Does the result hold for any set of observation? बोल रहा है कि ये किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए होगा कि नहीं होगा, ये हमें बताना है। वैसे देखो, प्रूफ प्रूफ हम लोग का देता नहीं, एमसीक्यू में कौन सा प्रूफ देने वाला है,
तो ये हम लोग करेंगे क्यों फिर? कुछ नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि ये प्रैक्टिस करने से और कुछ नहीं, ये रिलेशन ये तो याद रखना पड़ेगा ना, a इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वायर, ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो दो पॉजिटिव नंबर्स लेना है और उस पे हमें ये वाला चेक करना है। ठीक है, तो दो पॉजिटिव नंबर्स हम लोग अपने मन से ले लेते हैं। लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये कुछ प्रूव है मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग बात है ऐसा नहीं है। तो ए एम हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, और अगर जीएम निकालना है ये ए एम लिख दिया। ठीक है, जीएम हो जाएगा a इंटू बी टू दी पावर 1/2 यानी रूट ओवर ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब निकालेंगे एच एम। एच एम तो एच एम हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b यानी 2 डिवाइडेड बाई ये ए बी हो गया b प्लस ए, तो 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ठीक है, तो आ सकता है एमसीक्यू में, देखो क्योंकि उतना भी कुछ टाइम नहीं लग रहा है इसको करने में। ठीक है, तो मे भी आ सकता है। अब हम लोग को जो रिलेशन है वो क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि ए एम इंटू एच एम करो तो जीएम का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एम कितना है, तो एम इंटू एच एम पहले निकालते हैं कितना होता है, ए प्लस बी बाई टू इंटू 2ab बाई ए प्लस बी। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, कितना आ गया ए बी। अब निकालना है जीएम का स्क्वायर, और ये दोनों सेम होता है बोल रहा है, तो ठीक है, रूट ओवर ऑफ ए बी इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ए बी टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर 2 यानी कि ए बी 2 इंटू 1/2 यानी ए बी हो गया, तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो आ सकता है, प्रूव करने नहीं देगा बट ऐसे एमसीक्यू में देगा कि अगर ए बी दो पॉजिटिव नंबर्स है तो कौन सा रिलेशन सही है, तो ऐसे ऑप्शंस पे दे देगा जिसमें एक ऑप्शन ऐसा रहेगा एम इंटू एच एम जी एम स्क्वायर, उसमें टिक करना पड़ेगा। अगर वो ऑप्शन नहीं रहा बाकी और कुछ रहा तो नन ऑफ दिस पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद तो रखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कर लिया तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो एम इंटू एच एम फिर से हम बता देते हैं, एम इंटू एच एम इक्वल टू होता है जीएम स्क्वायर, बार बार इसीलिए बोलना ताकि तुम लोग को याद हो जाए। अब याद हो रहा है कि हाँ, नहीं, देखो। इसके हाँ, पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें ए एम इंटू एच एम इक्वल टू जी एम स्क्वायर वाला कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रहा है, ये वाला। 15.5 इंटू 9.93 153.915 और 12 का स्क्वायर, वो तो पॉइंट के लिए नहीं होता। नहीं, वो तो 144 आता है और ये 154 आ रहा है। हाँ, तो ये यहाँ इतने सारे अप्रोक्सीमेशन है ना, अच्छा। अप्रोक्सीमेशन के लिए नहीं होता है। जैसे ओ अच्छा। ये 1/6 1/8 वो जो फर्क आ रहा है वो अप्रोक्सीमेशन के लिए नहीं आ रहा है। अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं चाहिए तो मेमोरी प्लस करके करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला वैल्यू आ गया। मैंने मेमोरी प्लस करके ही किया था तो मेरा भी 9.93 आया। 9.93 नहीं आएगा ना, उसके बाद बहुत सारा डिजिट आएगा, 9.93 नहीं आ सकता है, मतलब वो रहेगा प्लस उसके पीछे बहुत सारा डिजिट आएगा, वो अच्छा पूरे सारे वैल्यूज को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तब ये 9.93 नहीं आएगा। जैसे कि ये आ गया 1/6। ठीक है, मेमोरी प्लस उसके बाद का वैल्यू है 1/8। 1, क्या है 1/12, उसके बाद है 1/36, 0.40 ये आ रहा है 3, इसे ऐड करने से ये आएगा बोले। ठीक है, 0.40 ये। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, तो ये आ गया, ये जो वैल्यूज है 9.931, अब इसमें इंटू करेंगे 15.5, तो 153.9 आ रहा है। अच्छा, 4 से डिवाइड किया मैंने, 153.9 आ रहा है, और एम इंटू एच एन जी एम का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, अप्रोक्सीमेशन की वजह से ही हो रहा है। मतलब ऐसा वैल्यूज हमें चूज करना पड़ेगा जिससे मेरा
मतलब ऐसा देखना पड़ेगा। देखो इसमें तो कोई अप्रोक्सीमेशन है नहीं, जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हम लोग का हो रहा है HM की वजह से, क्योंकि बाकी को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बाकी मेरा एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है 15.5। तो अगर मुझे 144, मतलब मेरा रिलेशन ये होना चाहिए 15.5 इंटू HM का जो वैल्यू है उसी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज ये हमारा अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन है, एक अप्रोक्सीमेशन नहीं है। तो इक्वल टू, अगर मेरा GM स्क्वायर मतलब 144 है, तो HM का आंसर क्या आने से एग्जैक्ट वैल्यू मुझे दे पाएगा? तो HM का आंसर मेरा आना चाहिए 9.29। तो यहाँ ऐसा वैल्यू सेट करना पड़ेगा कि 9.93 की जगह मेरा आंसर 9.29 है। मे बी पॉइंट के बाद एक या दो डिजिट लेने से ये हो सकता है, तो वो चेक करके देखना पड़ेगा कि कितने वैल्यूज पे 9.29 आएगा। जैसे ही ये 9.29 आएगा तो मुझे एकदम नियरेस्ट आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? अच्छा ठीक है। वो हमें खुद से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरा अप्रोक्सीमेशन है, मैंने 3 डिजिट लिया, हम 4 डिजिट ले सकते हैं, हम 5 डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। वो तो मेरा मन है ना, हम जितना डिजिट ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा डिजिट लेना पड़ेगा जिससे मेरा HM का आंसर क्या आना चाहिए, 9.29। वो आने पे मेरा 144 होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि 15.5 इंटू 9.29 लिखने से ये हो जाता है हम लोग का 143.995, यानी 144। तो वो खुद को समझ लेना है कि ऐसे करके लिखोगे, डिवाइड करने से पता चल जाए कितना। तो मैच हमेशा करेगा, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से नहीं कर रहा है, तो अब खुद को सेट करना पड़ेगा कि ये पीछे पीछे कितना डिजिट ले, कि 9.29। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं यहाँ पर 14.1.20। यहाँ पर बोला है AM और GM जो है दो ऑब्जर्वेशंस आर 5 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशंस 5 एंड 4 नहीं है, AM GM फॉर 2 ऑब्जर्वेशन, मतलब दो ऑब्जर्वेशन का AM निकाला 5 आया, GM निकाला 4 आया, दो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है वो बताने के लिए बोला। 14.1.20, ठीक है। तो हम लोग को AM का वैल्यू बता दिया है 5, GM का वैल्यू हम लोग को बता दिया है 4। हम लोग को बोला है 2 ऑब्जर्वेशंस क्या होगा। तो ये MCQ में तो काफी आसानी से हो जाता है, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशंस का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उस ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे कि कौन से दो ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट करने से AM 5 और GM 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास तो इसमें है नहीं ऑप्शन, तो हम इसको करके दिखा देते, बट तुम लोग का ऑप्शन रहेगा, मतलब मेरा बात समझ में आ रहा है। यहाँ ऑप्शन में रहेगा, मान लो ऐसा कुछ वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं दो ऑब्जर्वेशंस बोला है 5 होना चाहिए, तो 10 मतलब 8 और 2, ठीक है। 8 और 2 अगर ऑप्शन में, तो 8 प्लस 2, 10/2 करोगे 5 AM आ जाएगा, और 8 इंटू 2 16, 16 का स्क्वायर रूट करोगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से पता नहीं चल गया कि ऑप्शन A मेरा आंसर होगा, तो सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं होगा। तो इसको क्या करें, सॉल्व करवाएं? चलो दिखा देते हैं। तो हम मान लेते हैं टू ऑब्जर्वेशंस, लेट टू ऑब्जर्वेशंस A और B है, ठीक है। तो A प्लस B/2 कितना है 5, तो A प्लस B हो जाएगा 10, और A इंटू B टू दी पावर हाफ है मेरा 4, ठीक है। तो AB कितना हो जाएगा, 4 टू दी पावर 2 इधर आ गया, तो AB हो गया 16। अब सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, बेकार है करना, ठीक है। कर सकते हो करने को, लेकिन हमें कौन सा MCQ में ये सब कैलकुलेट करने के लिए देगा। मतलब इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं, कभी कहीं जरूरत पड़ा तो कर सकते हो। करना क्या है, वही सब्सटीट्यूट मेथड लगाना है, लेकिन ये काफी बड़ा कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर हम लोग कर देंगे 16/A, फिर इसका करोगे LCM, फिर उसका करना है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ये देखो, ठीक है। 10A A स्क्वेयर माइनस 10A प्लस 16, तो 16 का मतलब 8 इंटू 2 से हो जाएगा, तो पता ही चल रहा है, देखो हम लोग का आंसर 8 और 2 आएगा। लेकिन ये इस क्वेश्चन के लिए मेहनत हम लोग का बेकार है, ये ऑप्शन से आराम से होने वाला है। अगर तुम लोग नहीं लिख पा रहे हो मेरे स्पीड में तो कोई बात नहीं, इसका वैसे भी इस तरीके से हमें जरूरत नहीं है, मैंने स्टार्ट किया है तो कर दिया, ठीक है। तो A का आंसर हो गया 8, A का आंसर हो गया 2। अब तुम लोग बोलोगे A और B दो का अलग अलग आंसर होना चाहिए, होगा ना, B पे पुट करते हैं। तो जब A 8 है, B हो जाएगा 2, और जब A 2 है, B हो जाएगा मेरा 8। तो आंसर तो वही एक
2 होगा, एक 8 होगा, ठीक है। बट ऑप्शन से आराम से निकल जाएगा, तो इसीलिए इसी चीज पे ध्यान दो, इसको समझना जरूरी है कि तुम लोग के पास ऑप्शंस रहेगा, अगर ऑप्शन में 8 और 2 रहा तो कैसे चेक करोगे, 8 + 2/2 कर लेना और 8 × 2 होल टू द पावर 1/2 कर लेना, हो गया, ठीक है। इतना सब कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। चलो अब यहाँ एक मीडियन बोला है, ये एक क्वेश्चन है और वेटेड एवरेज बाकी है, लेकिन एक काम करते हैं, पहले ये सेट बी में जो आज हम लोगों ने HM GM सीखा उसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि समय उतना नहीं है। उस वेटेड एवरेज हम लोग नेक्स्ट दिन कर सकते हैं, उसके साथ कुछ पॉइंट्स है वो भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेट बी में देखो हमारा GM HM और HM वाला ही हम लोग का ज्यादा बाकी है। 3 ऑब्जर्वेशन ये हम लोग का हो गया है, ये मीडियन भी हो गया है, मोडल वैल्यू हो गया, GM निकालना है 8, 24 और 40, ये लास्ट क्लास में हो गया। ये रहा सेट बी का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये निकालो HM। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 5, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग को HM निकालने के लिए बोला है, जो कि है हम लोग का 2, 3 और 5, तो क्या हो जाएगा 2, 3 और इसका एलसीएम भी कर सकते हो, 5 × 2 10, 10 और ये 30 हो गया, तो 2 होने से ये 15, 3 होने से ये 10 और 5 होने से ये हो जाएगा 6। तो 3 10 + 10 20, 20 30 31/30, तो 3 × 30/30 90/2.90। 2.90। मेरा भी वही आया, देखते हैं ऑप्शन कैसा। हाँ है ऑप्शन सी, 2.90 ही ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा हुआ एग्जैक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन होता है ना, तो ऑप्शंस हमें ठीक से ध्यान से देख लेना चाहिए कि भाई कौन सा ऑप्शन के साथ हमारा एग्जैक्टली मैच हो। अच्छा AM GM अगर इतना है तो दोनों नंबर्स क्या होगा, ये वाला भी शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था, चलो चेक कर लो। किया था। क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया था मेरा। अच्छा फिर 7 ये तो नहीं किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि आज ही पढ़ा है हम लोगों ने AM एंड HM ऑफ 2 नंबर्स 5 एंड 3.2, तो GM कितना होगा। तो अभी इसीलिए इतना बार जो मैंने तुम लोग को रिलेशन पढ़ाया कि याद रखो, तो देखो अभी कैसे काम आ रहा है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, AM और GM है 5 और 3.2, तो हम लोग को पता है AM × HM = GM² होता है। मैम 4 হবে ऑप्शन में तो है डी, ऑप्शन डी। बी, डी हाँ। एम है HM है 3.2, तो GM² कितना होगा, ये 16 हो जाएगा। GM equal to √AM into 16 HM। 4 हो जाएगा, हाँ ऑप्शन 4। डी। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। 8 ये क्वार्टाइल पढ़ लिया था, डिसाइल पढ़ लिया था, कंबाइंड मीन पढ़ लिया था, ये भी कंबाइंड मीन है पढ़ लिया था। ये वाला 12th नंबर 12 और 13, बोल रहा है कि इफ देयर आर टू ग्रुप 75 65 एज हार्मोनिक मीन्स, मतलब दो ग्रुप का हार्मोनिक मीन है 75 और 65, मतलब कंबाइंड हार्मोनिक मीन, तो H1 75 H2 65 ऐसा दे दिया, ठीक है। H1 और H2 दे दिया है, कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 और 13, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है कि कंबाइन HM निकालो, तो बस फॉर्मूला लगा के निकालना है, क्योंकि जब डेटा N1 नहीं देगा तो बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकते हैं। N1 plus N2 by N1 by HM1 plus N2 by H1 HM2। लिखो, लिख के वैल्यूज निकालो, फॉर्मूला तो सही हुआ, N1 + मैम N2 70। डिवाइडेड H1।
into H2. 15 plus 13. 15 by 75, 13 by 65. तो 15 plus 13 हो गया 28. 0.2 0.2 और ये वाला 0.2 2 0.2. हाँ मैम तो 28 by 0.4 4 70 আসছে ম্যাম 70. 70. तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 12 70 देखते हैं ऑप्शन। हाँ है सी। नेक्स्ट देखते हैं 13 वाला एचएम निकालने के लिए बोला। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है व्हाट इज द एचएम ऑफ 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट करके 1/n। तो एचएम निकालने बोला है 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट करके 1/n। तो पहले बोलो ये जो वैल्यूज दिया हुआ है इस वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या नंबर्स है? फ्रैक्शनल. इसको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। हाँ फ्रैक्शन में है बट नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जैसे 1 2 मतलब डॉट डॉट में क्या क्या आ सकता है, तो इसके बाद 1/4, 1/5, 1/6 आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 इसका एचएम निकालने के लिए बोला है, इसीलिए ऐसा दिया। तो हम लोग एचएम निकालेंगे तो एचएम क्या होता है, n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/x होता है। तो यहाँ पर n तो n ही रहेगा क्योंकि हमें पता नहीं कितने सारे नंबर्स है, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके n तक है। ठीक है, अब जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका रेसिप्रोकल करना है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 डॉट डॉट करके 1/n का n/1 हो जाएगा। तो n 1/1 मतलब 1, ये 2, ये 3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस n। अब हम लोग को अगर याद है कि एक फॉर्मूला मैंने बोला था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। हाँ n into n plus 1/2 ये भी शायद तुम लोगों ने कभी किया हो, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है फॉर्मूला। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये सम ऑफ नेचुरल नंबर से दिया है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो n इंटू ये जो है रिवर्स हो जाएगा 2n इंटू n प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो n कट गया तो 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 बचेगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। हाँ हाँ मैम सी, ऑप्शन सी টাই হচ্ছে ऑप्शन सी से इसके बाद 14th वाला जब हम लोग एम जी एम एच एफ सबका प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तब कर सकेंगे, उसको एक बार रखते हैं। 15 हम लोग का हो गया था, 16 मीडियन का है हो गया है, 17 भी कर लिया था, लास्ट क्लास चेक किया था मैंने, 18 भी हो गया। मोड ये वाला नहीं किया है, जीएम ये प्रॉपर्टीज वाला था। 19 वाला करेंगे, ठीक है, 19 और 20 ये दोनों करना पड़ेगा। सेट बी का 19 और 20, तो सेट बी का 19 में बोला है जीएम ऑफ एक्स 10, मतलब हम लोगों ने जीएम निकाला है एक्स वेरिएबल का जो कि आया है 10। फिर बोल रहा है जीएम ऑफ वाई 15, जीएम ऑफ वाई ये हम लोग को बोल दिया है 15। हम लोग को बोल रहा है जीएम ऑफ एक्स वाई कितना होगा, जीएम ऑफ एक्स वाई कितना होगा। तो अगर तुम लोग को प्रॉपर्टी याद आ रहा है, आज ही पढ़ा हम लोगों ने, तो उसमें हम लोगों ने ये 150. हाँ मल्टीप्लाई हो जाता है ये वाला, जीएम ऑफ वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 इंटू 15 आज ही लिख पाया, अगर तुम लोग देखोगे तो कॉपी में मिल भी जाएगा। तो 150, तो ऑप्शन हो गया हम लोग का 150 मैम हाँ। और सेट बी का क्वेश्चन नंबर 12 ये वाला
If the AM and GM for 10 observations are both 15, then the values of HM क्या होगा? बोल रहा है कि if the AM and GM for 10 observation, 10 observations है, मतलब N का वैल्यू कितना है? 10. N का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो बोल रहा है AM and GM for 10 observations both are 15. ठीक है, तो HM क्या होगा? तो वही रिलेशन फाइंड आउट करो. तो वैसे देखो बिना कैलकुलेट किए भी प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं क्या होगा. 15 एम भी 10 है, जीएम भी, सॉरी एम और जीएम दोनों ही 15 है, तो एचएम भी 15. सही आंसर, क्योंकि कांस्टेंट होने पे सारे वैल्यू सेम हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन सी. ठीक है, बाकी अगर कैलकुलेट करके हम लोग निकालना चाहे उसमें भी एक छोटा सा कैलकुलेशन में हो जाएगा, बट कैलकुलेशन करना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग तो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ना. तो एम इंटू एच एम होता है जीएम का स्क्वायर, जिसमें ये बता रखा है 50, ये बताना है हमें, और ये 15 का स्क्वायर. तो एच एम कैलकुलेट करने से भी आ रहा. ठीक है, तो ये आंसर हो गया 15. बाकी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है तो एम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम होता है. तो कांस्टेंट है बोल के ही तो एम और जीएम का वैल्यू 15 आया है, तो फिर एचएम का वैल्यू भी कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए. तो ये हम लोग का ऑप्शन सी हो गया. ठीक है, अच्छा, अब ये सेट में हम लोग का सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है, सिर्फ 14 जो है वो नहीं किया. सेट बी का क्वेश्चन नंबर 14 ये हम लोग को करना पड़ेगा, लेकिन ये हम लोग तभी करेंगे जब सारा प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे. ठीक है, और सेट सी का भी हम लोग का बाकी है, लेकिन सेट सी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए सेट एक्सरसाइज यूनिट 1 का सेट ए है. ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इसको हम लोग एक ही बार में थ्योरी वाला करने वाले हैं. अच्छा, अब वेटेड एवरेज थोड़ा टाइम है, उसमें हम लोग वेटेड एवरेज बता, सिर्फ ये बताएंगे, इस पे क्वेश्चन वगैरह अभी कुछ नहीं करेंगे. वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज का मतलब है, जैसे लास्ट क्लास हम लोग पार्टनरशिप कर रहे थे, जो कि आज भी शाम को हमारा पार्टनरशिप का क्लास है, तो वहां पर हम लोगों ने जो प्रॉफिट है उनमें वेटेज दिया था. ठीक है, तो वेटेज का वही वेटेज क्यों देते हैं वही वाला हम लोग पढ़ने वाले. When importance of all observations are not same. ठीक है, जब सारे ऑब्जर्वेशंस का इंपॉर्टेंस सेम नहीं होता, जैसे फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड ईयर का है, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड ईयर का है. ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि बिजनेस जितना आगे जाता जाएगा उसका प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस का चेंजेस उस तरीके से होगा. ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर क्लास टेस्ट हुआ, ठीक है, तो उसका इंपॉर्टेंस और जो मीड टर्म होता है उसका इंपॉर्टेंस और जो फाइनल टर्म होता है सबका इंपॉर्टेंस सेम थोड़ी होता है. अगर क्लास टेस्ट का इंपॉर्टेंस 5% है तो मीड टर्म का मान लो 25% है, और इसका मान लो हम लोग का 70% है. मतलब टोटल इंपॉर्टेंस अगर हम लोग 100% बोल रहे हैं तो हम लोग इंपॉर्टेंस को इस तरीके से जो है डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, कि इंपॉर्टेंस हमारा किस तरीके से है. ठीक है, अब अगर हमें वेटेड एवरेज निकालने का मतलब, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को क्लास टेस्ट में कितना मिला है, मान लो पहले क्लास टेस्ट में 80% मिला है, क्लास टेस्ट तो ज्यादा होता है ना, तो 75%, 81%, 68% और 70% मिला है. ठीक है, और मिड टर्म में मान लो मिला है 82% और फाइनल टर्म में मिला है मान लो 79%. ठीक है, इस तरीके से मिला है. तो अगर कोई बोले कि इनके सारे टर्म जो भी टेस्ट हुए हैं, क्लास टेस्ट, मिड टर्म, फाइनल टर्म, सभी टेस्ट का एवरेज निकालो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 80 प्लस 75 प्लस 81 प्लस 68, क्योंकि हम लोग तो एम सीखे हैं ना, जब एवरेज बोलता है तो हमारे दिमाग में एम ही आता है. ठीक है, हमेशा एम आना भी चाहिए, जब तक हमें ना बोलते जीएम एचएम तो एवरेज का मतलब एम. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा. अब इसका एवरेज निकालते हैं. 80 प्लस 75 प्लस 81 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 82 प्लस 79 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कुछ आ रहा है 76.438 है, तो मैंने इसको 43% कर दिया. तो अगर हम लोग नॉर्मल एवरेज करें तो हम लोग का आंसर कुछ ऐसा आ रहा है. लेकिन वेटेड एवरेज का देखो बेनिफिट क्या है,
वेटेड एवरेज का मतलब है कि हम लोग इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेटेज देंगे। मतलब जैसे हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग का जो क्लास टेस्ट हुआ है जिसमें 80% मिला है, हम लोग पूरा 80% नहीं उसका वेटेज दे देते हैं। तो वेट तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो हम लोग इसको इंटू 5% कर देते हैं। मतलब 80 इंटू, ऐसे लिख देते हैं 80% इंटू 5%, मतलब कितना ले लिया, 3.2 वेटेज ले लिया। मतलब पहले क्लास टेस्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो कितना है, वो 5% है। मतलब बोल सकते हो ये सारा ऐड करके जो आ रहा है इंटू 5% करने से जो आएगा हम लोग वो लेने वाले हैं। मतलब हम लोग सिर्फ एवरेज नहीं लेंगे, हम लोग उसका वेट का जो है एवरेज निकालेंगे। तो फिर 75% इंटू 5% हो जाएगा, ठीक है। प्लस डॉट डॉट करके ऐसा करके चलता जाएगा। मिड टर्म का कैसे हो जाएगा, मिड टर्म का 82% इंटू 25%, क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो 25% है, और फाइनल जो मिला है वैल्यू उसका मान लो 70%, जैसे मैंने लिख रखा है ये है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100% करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी लेते हो तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वेटेज लोगे तो टोटल ऑफ वेट लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 100% आएगा। तो इसमें कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली 76.43 नहीं आने वाला, कुछ और वैल्यू आएगा। तुम लोग कैलकुलेट करके रखना, हम नेक्स्ट दिन बता देंगे कितना आएगा, मेरे साथ मैच कर लेना, जस्ट कैलकुलेशन करना है। तो वेटेड एवरेज मेथड में फिर करना क्या होता है, डब्ल्यू आई एक्स आई, डब्ल्यू मतलब वेट, एक्स का मतलब वेरिएबल। तो यहाँ पर वेट कौन सा है, वेट है मेरा ये वाला, ठीक है, और ये क्या है, एक्स आई है, ठीक है। तो एक x1 है, एक x2 है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ w, ये वाला है मेरा समेशन ऑफ w, ठीक है। तो w का मतलब हो जाता है वेट। तो वेटेड एवरेज मेथड हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और इसका रीजन ये है कि जब हम लोग सारे वेरिएबल्स को सेम इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, यहाँ पर हो गया सभी का सेम इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम 5% कर रहे हैं पहले 5 डेटा को, ठीक है, उसके बाद वाले को 25% ले रहे हैं वैल्यूज का, उसके बाद जो भी वैल्यूज आए उसका 70% ले रहे हैं, तो हम उसका जो है वेटेज को चेंज करते रहे, ठीक है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग वेटेड एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब वेटेड जीएम कैसे निकलता है, ये देखो वेटेड जीएम ऐसे निकलेगा। तो जियोमेट्रिक मीन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी उसमें पावर में जा रहा था, यहाँ पर पावर में वेट चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पावर में वेट चला जाएगा, टू दी पावर 1/समेशन ऑफ डब्ल्यू आई हो जाएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी है वेट भी तो सेम वैसे ही काम करता है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको पाई लिखते हैं, ठीक है, पाई। ये पाई प्रोडक्ट को डिनोट करने के लिए भी यूज होता है। तो एक्स आई टू दी पावर डब्ल्यू आई, पाई मतलब प्रोडक्ट, जैसे समेशन मतलब एडिशन होता है, एक्स आई डब्ल्यू आई का प्रोडक्ट करना है टू दी पावर समेशन ऑफ 1/1 समेशन ऑफ डब्ल्यू आई, 1/समेशन ऑफ डब्ल्यू आई बार। ये पाई का मतलब हो जाता है प्रोडक्ट, ये पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, इस साइन को प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे समेशन होता है उसी तरीके से पाई का मतलब हम लोग का प्रोडक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, वेटेड का लिखवा दिया है। व्हेन द ऑब्जर्वेशन अंडर कंसिडरेशन हैव ए हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब इंपॉर्टेंस का हायरार्की है, जैसे एक 5% है, दूसरा 25, फिर 70%। तो वी टेक recourse to computing weighted average which could be either weighted AM और weighted GM और weighted HM। तो AM GM HM तीनों ही कैलकुलेट किया जा सकता है वेटेड से, ठीक है। तो ये एंटी लॉग का हमें जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं होगा, हम अब लिखवा देते हैं वेटेड एचएम कैसे कैलकुलेट होगा। तो एचएम में ऐसे, जैसे फ्रीक्वेंसी ऊपर आता है यहाँ डब्ल्यू आई आ जाएगा, समीशन डब्ल्यू आई बाई एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा। एरिथमेटिक मीन के साथ ही देखो एकदम सिमिलर है। तो तुम लोग फ्रीक्वेंसी वाला जो फॉर्मूला है, जैसे कि समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एक्स, वही वाला है, एफ के जगह डब्ल्यू होगा, फॉर्मूले में बस इतना ही चेंजेस है, एफ के जगह डब्ल्यू हो रहा है। तो ये जीएम का भी तुम लोग देखना, फ्रीक्वेंसी वाला उसमें भी एफ लिखा हुआ है, यहाँ डब्ल्यू लिखा है, बस। हाँ, ये जो पाई लिखा है ये याद रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है मैं एमसीक्यू में पूछ ले कि इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। और देखो फ्रीक्वेंसी वाला तो आज ही किया एचएम का, तो ऊपर समेशन एफ, नीचे आ जाएगा एफ बाई एक्स का टोटल, तो वही वाला लिखा हुआ है, तो इन्होंने भी वही लिखा है। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और पूरा इसका जो मीन मीडियन मोड का जो पूरा प्रॉपर्टीज होता है, ओवरऑल प्रॉपर्टीज, मतलब जो प्रॉपर्टी इंडिविजुअली पढ़ा वो नहीं, ठीक है, कौन सा बेस्ड है, कौन सा किसका डीमेरिट्स है, मेरिट्स है, वो करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज जो है सेट ए करेंगे, और उसके साथ हम लोग जो 14th वाला क्वेश्चन बाकी है वो करेंगे, ठीक है। फिर समय हुआ तो, जो कि मुझे नहीं लगता है होगा, सेट सी करेंगे। और शायद मुझे लगता है इसमें और 2 क्लास लगेगा। ठीक है, फिर आज इतना ही था। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय मैम। बाय।